हो गई भाई। धुरंधर 2 दो बार देख ली और इससे ना काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जैसे पार्ट 1 देखने के बाद दिमाग प्रोसेस करता है चीजों को, फिर उसके बाद जब उसको रिवॉच करते हो तो और भी बहुत सारी चीजें नोटिस होती है। तो यही सेम चीज पार्ट 2 के साथ में भी है। इतना सब कुछ है कि आपका दिमाग पहली बार देखने के बाद उन चीजों को अनपैक करता है, प्रोसेस करता है, फिर सेकेंड वॉच में आपको और भी डिटेल्स नजर आती हैं, स्पेशली आफ्टर द लास्ट ट्विस्ट। तो एक एक करके उन सारी चीजों पे स्पॉइलर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा रैंडम टाइप का वीडियो होगा ये। तो मूवी शुरू होती है जसकीरत की फैमिली पिक्चर के साथ में, जहां पर जो की कैरेक्टर्स है ना उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, इंक्लूडिंग जसकीरत, उसका ब्रदर इन लॉ पिंदा और उसकी बहन, उसकी माँ और उसके पिताजी। इसके बाद हमको एक टाइम जंप दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जसकीरत और पिंदा जो है वो अतीफ अहमद से कुछ कुछ चीजें खरीदने गए। इसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस होती है और उसके बाद हमको पता चलता है कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों था। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली एक्शन सीक्वेंस में जो बाद में हमको चीजें दिखाई जाती है ना, वो शायद पहले दिखानी चाहिए थी कि जसकीरत वो रिवेंज पाथ पे निकला क्यों है। मे बी अगर ऐसा किया जाता तो हमको शायद बेटर कनेक्शन फील होता, हम शायद ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते, और जिन लोगों को इतनी ब्रूटल मौत मिल रही थी ना, तो हमको भी अंदर से फील होता कि और मार साले को, और मार। बट देन अगेन अगर इस वाली एक्शन सीक्वेंस के ऊपर बात करना शुरू करें ना, तो इसमें जसकीरत का जो कैरेक्टर है उसको रणवीर ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। वो इमोशनल है, लेकिन क्योंकि उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग इस पूरी चीज को टेक ओवर कर लेती है, तो उसके इमोशंस ना बहुत ही सिलेक्टेड मोमेंट्स पे बाहर निकलते हैं। जब वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है, लोगों से पूछता है कि मेरी बहन कितने, और वो जो अंदर से एक फायर निकल के आती है ना, दैट इज द ओनली इमोशन यू सी इन दिस एंटायर सीक्वेंस। क्योंकि उसके अलावा जसकीरत बिल्कुल लॉक्ड इन दिखता है, और उसके साथ में जो आरी आरी का उन लोगों ने गाना रखा हुआ था, एकदम बैंगर। ये पूरी सीक्वेंस मुझे लगता है मैं मल्टीपल टाइम्स देख सकता हूं और मैं बोर नहीं होऊंगा। एवरी सिंगल टाइम आई वॉच इट मैं अंदर से एकदम पम्प्ड अप फील करता हूं इसको देखने के बाद। फिर ना इस वाली सीक्वेंस में एक चीज है जो मैंने नोटिस करी कि स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि जसकीरत जब वहां पे लोगों को मारना शुरू करता है तो एक बंदे के साथ में वो टकराता है, और क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसको लेकर के वो नीचे कूद जाता है। यही सेम चीज वो एंडिंग में भी करता है, जब उसकी मेजर इकबाल से फाइट हो रही होती है एंड ही हैज नो अदर चॉइस। तो इकबाल को लेकर कूदता है। तो पहली वाली सीक्वेंस में जसकीरत उसको लेकर के ऐसे गिरता है, लेकिन दूसरी वाली सीक्वेंस में क्योंकि इकबाल भी ट्रेंड है तो वो उसको ऐसे पकड़ के दोनों साथ में गिरते हैं। फिर इन सबको मारने के बाद जब वो आखिरी में टिट्टू को निपटाता है ना, तो वो सीन एक्चुअली बहुत सेटिस्फाइंग था। फिर उसके बाद जसकीरत और उसकी बहन का जो रियूनियन होता है वो देखने में काफी शॉकिंग सा था। अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो सबसे पहले जैसे ही जसकीरत उस दरवाजे को खोलता है तो उसकी बहन उसकी आवाज से घबरा जाती है, विच शोज कि उसके साथ कितनी भयानक भयानक चीजें हुई होंगी। एंड जसकीरत को देखते ही वो बस चिल्लाना शुरू कर देती है। जसकीरत उसके सामने बैठा, ये एक्चुअली बहुत इमोशनल मोमेंट है। मूवी ने यहां तक तुमको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है कि ये सब क्या हो रहा है, बट स्टिल पीपल गेट एन आइडिया कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और उसके बाद वो जो पूरे कोर्ट केस वाली सीक्वेंस है वहां पर हमको बता दिया जाता है। जो चीज यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग फील हुई वो ये था कि पिन्ना ऑलरेडी एक ड्रग डीलर का बेटा था। स्टार्टिंग में जसकीरत उसी का इस्तेमाल करता है अपने वेपन्स को प्रोक्योर करने के लिए, और हमको शुरुआत में भी दिखा दिया जाता है कि पिंदा और जसकीरत की बहन का कुछ ना कुछ एंगल है। अब बहुत सारे लोग इस चीज को क्वेश्चन करेंगे कि जब जसकीरत को ये चीज पता थी तो फिर उसने अपनी बहन को उसके साथ में कैसे। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा मोमेंट है जहां पर जसकीरत अपनी बहन से कहता है कि अगर ये सुधरा नहीं तो इसके साथ शादी मत करना, और अपने दोस्त को भी समझाता है कि डीलिंग करते करते खुद आदत मत डाल लेना, जो आगे होता भी है। एक थ्योरी छोटी सी जो मेरे दिमाग में वो ये भी है कि जसकीरत जब तक था पिंदा के साथ में तब तक वो ड्रग एडिक्ट नहीं बना था, वो लाइन पे था। लेकिन द मोमेंट जसकीरत उसकी लाइफ से गया, एवरीथिंग ब्रोक लूज, मतलब सब कुछ केओटिक हो गया उसकी लाइफ में। एंड वो होता है ना कि आप एक ऐसे स्पाइरल में चले जाते हो जहां पर आप बहुत बुरी बुरी चीजें करने लगते हो एंड यू डोंट गिव अ फक एनी मोर। तो कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा। इनफैक्ट जब वो जसकीरत से आगे जाकर मिलता है ना, तो उसको यही कहता है कि कौन सा देश, कौन सा सिस्टम, एग्जैक्टली द फीलिंग्स जो जसकीरत अजय सान्याल से कहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिंदा को भी शायद उस सिस्टम ने फेल किया जसकीरत के सेंटेंसिंग के साथ में। फिर यहाँ पर 2 साल का टाइम जंप है। 2000 में जसकीरत को सजा होती है, 2002 में उसको एक जेल ट्रांसफर के बहाने से खेत में लेके जाया जाता है और वहां से उसको भगा देते हैं। यहाँ पर क्लियरली ये चीज नोटिस हो जाती है कि पुलिस वाले भी उस चीज में इन्वॉल्व थे, क्योंकि जैसे ही वो जसकीरत को लेके जाते तो वो कहता है कि अब बंद गोलियां चलाना बंद करो, चले गए वो। फिर अजय सन्याल जसकीरत के बीच में एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन है। इसमें अजय सन्याल जसकीरत को मोटिवेट करने से पहले, क्योंकि जसकीरत कहता है कि मुझे सिस्टम ने फेल किया, मेरी माँ, मेरी बहन, किसी को भी जस्टिस नहीं मिला, तो मैं क्यों उस देश के लिए फाइट करूं। तो यहाँ पर अजय सन्याल गुरु गोविंद सिंह के शब्द ही बोल करके जसकीरत को मोटिवेट करते हैं, जो एक्चुअली काफी ज्यादा सेंस बनाता है। इट्स लाइक एक्सट्रीमली डीप, जो कि
जसकीरत को मूव कर देता है, लेकिन अगर तुम इस पूरे सीन को बहुत सुपरफिशियली देखते हो तो शायद तुम तक वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। इनफैक्ट मुझे भी सेकंड वॉच में ज्यादा इंपैक्टफुल फील हुआ। लाइक आई सेड कि पहली बार में आपका दिमाग सिर्फ चीजों को प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको डिटेल्स और स्पेसिफिक चीजें नोटिस होती हैं, तो दिस वाज वन ऑफ दोस थिंग्स। फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां पर हमको दिखाया जाता है कि जसकीरत जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए, काबुल से होते हुए पाकिस्तान में पहुंच गया है, और फिर वो पूरे रहमान डकैत का फ्यूनरल वाली सीक्वेंस होती है। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस, कि अब लियारी के बिजनेस को कौन टेक ओवर करेगा। वैसे धुरंधर काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और इससे मुझे याद आया कि धुरंधर 2 तो अपने प्रॉफिट्स बनाती रहेगी, लेकिन तुम पॉकेट ब्रोकर को वन टाइम प्रॉफिट टूल समझ के भूल मत जाना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर्स डिफरेंट ट्रेडिंग फीचर्स और स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इन्हीं फीचर्स पे एक नजर डाली जाए तो सबसे पहले आता है क्विक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल, जहां पर तुम एक एसेट को चूज करके मार्केट का डायरेक्शन अप या डाउन एनालाइज करके अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपायरी टाइम भी फ्लेक्सिबल होता है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक। तो बिगनर्स के लिए काफी सिंपल और एक्सपीरियंस्ड यूजर्स के लिए काफी फास्ट पेस्ड ऑप्शन हो सकता है, जैसे ये एक सक्सेसफुल ट्रेड का एग्जांपल है। इनफैक्ट तुम इनके पेंडिंग ट्रेड्स वाले फीचर का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स को पहले से ही प्लेस करके रख सकते हो, प्रॉपर टाइमिंग वगैरह सेट करके, और मार्केट के साथ मैच होते ही तुम्हारा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एडवांस यूजर्स के लिए फॉरेक्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस के साथ में MT4 T5 इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है। फिर 130 प्लस एसेट्स, इंडिकेटर्स और 24/7 मार्केट एक्सेस भी मिलता है। फिर आता है इनका एक अल्ट्रा ट्रेड फीचर, जो कि एक ऐसा टूल है जो रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखना, ट्रेड के रिजल्ट्स हमेशा मार्केट कंडीशंस पे ही डिपेंड करते हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। फिर यूपीआई, क्रिप्टो और बैंक ट्रांसफर जैसे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और 24/7 सपोर्ट भी मिलता है। तो पॉकेट ब्रोकर की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइन अप करते टाइम मेरा ये वाला कोड यूज करना मत भूलना, एक साइन अप बोनस के लिए। लेकिन याद रखना, ट्रेड करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, और उतना इन्वेस्ट करना जितना तुम खुद रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सको। लेकिन ये जो पूरी मोन्टाज थी ना, इसका गाना मैंने अप्रिशिएट पहली बार नहीं किया था। आई जस्ट थॉट कि ये थोड़ा मिसमैच्ड फील हो रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने इसको सुना, इस पूरी सीक्वेंस को देखा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया चॉइस थी एक्चुअली। बीच में कुछ बहुत सटल सी चीजें हैं, जैसे कि जब काबुल से जसकीरत आ रहा होता है तो वहां पर तुम यूएस आर्मी को देख सकते हो, जो उस टाइम पर अफगानिस्तान में प्रॉपरली स्टेशन थी। फिर जसकीरत की जो बर्थ डेट है वो 26/11 है। इमेजिन विटनेसिंग ऑल दैट हॉरर ऑन योर बर्थडे। फिर लियारी के टेक ओवर के बाद हमजा जब उजैर को पूरा गैस लाइट करता है और वो पूरा मैसाकर देखते हैं हम लोग, वो वाली चीज मैं बोलूंगा कि उतनी ज्यादा फोकस नहीं थी। मतलब सेकंड टाइम पे मेरा बहुत ध्यान नहीं था उस चीज पे। आई फील कि यहाँ पर भी सॉन्ग की चॉइस बहुत अच्छी थी, और एक दो शॉट जो ट्रेलर में दिखाए गए थे वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा ये जो पूरी सीक्वेंस है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल फील नहीं होती, बिकॉज यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मोन्टाज के फॉर्म में सब कुछ निकल जाता है। आई मीन इट्स लाइक अरशद पप्पू ने लियारी के ऊपर टेक ओवर किया, वहां पर एक गाना बजा, पूरी मोन्टाज दिखा दी गई, उसी के 2-5 मिनट बाद हम लोग इन लोगों का रिटेलिएशन देखते हैं, वहां पर भी एक गाना बजता है और एक पूरी मोन्टाज दिखा दी जाती है। सो इट्स बेसिकली 2 मोन्टाजेस जो कि बहुत ही आसपास चलती हैं, इसी वजह से ये सारा कुछ ऐसे मिशमैश सा फील हुआ मुझे। लेकिन फिर हमजा जो पूरा उसका वीडियो बना लेता है और इस वजह से वो हर कहीं फैल गई फुटबॉल वाली चीज। तो जरवारी, जमील और इन सब लोगों की जो मीटिंग होती है ना, ये वाली सीक्वेंस देखने लायक है, स्पेशली जब तुमको लास्ट वाला ट्विस्ट पता चल जाए। मतलब जो हमारे एजेंट 45 है, ये यहाँ पर आकर बैठते हैं और ही इज एक्चुअली द वन जो सजेस्ट करता है कि नहीं, उजैर को मारना नहीं है, नहीं तो जरवारी साहब तो लगे थे कि भाई निपटा दो इसको। तो अगर तुम देखो ना, तो इन अ वे हमजा को बचाने के पीछे हमेशा से ही एजेंट 45 रिस्पॉन्सिबल है। उसके भी ऊपर से इसके बाद वाला सीन जब ये लोग उजैर को कन्विंस करते हैं वहां से भागने के लिए, वो और भी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हमजा और जमील एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमजा को जमील के बारे में नहीं पता, तो उसको ये लगता है कि क्योंकि ये मेरे ससुर जी हैं और हमको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, इसीलिए मेरे को लेकर सपोर्टिव है। लेकिन अगर तुम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट से देखो ना, तो तुमको समझ में आएगा कि जमील साहब जो है वो एक्चुअली उजैर को वहां से निकालना चाहते हैं ताकि हमजा का भविष्य सिक्योर हो पाए। लेकिन बात यहीं तक रुक नहीं जाती है। इसके बाद वाली सीक्वेंस और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब क्या हुआ कि एसपी असलम ने कई सारे बच्चे उठा करके उनको निपटा दिया, जिसमें से एक शिरानी का था। ये बात जमील साहब को मालूम थी, लेकिन उन्होंने हमजा को बताया नहीं। जब हमजा अगली सीक्वेंस में पूछता है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और जमील साहब तुमको पता था या नहीं, तो वो चुपचाप बैठे रहते। उस बंदे ने अगर हमजा कोई चीज बता दी होती तो हमजा उस शूटिंग को रुकवा देता। समहाउ ही वुड हैव डन द सेम थिंग जो उसने पार्ट 1 में करी थी जब उसने रहमान डकैत की जान बचाई थी। तो यहाँ पर उन बच्चों को मरने से रुकवा देता। अगर वो चीज रुक जाती
तो शिरानी जो है उतना मोटिवेटेड होता ही नहीं चौधरी असलम को निपटाने के लिए। तो एजेंट 45 एक्चुअली थॉट द इंटायर थिंग थ्रू, इसी वजह से उन्होंने हमजा को कुछ नहीं बताया। मतलब यहां पर भी वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर जरवारी को हटाने के बाद जब ये दूसरी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी के साथ में हाथ मिला लेते हैं तो वहां पर नवाज शरीफ आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे जमील साहब को अपनी पोर्ट्रेट्स वगैरह है वो चेंज करते हुए देखते हैं। एंड यू रियलाइज की हैंड शेकिंग इज एक्चुअली हिज थिंग। तो उसने जो बड़े साहब के साथ कांड किया, उसके बाद दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ में वो हाथ मिलाता आ रहा है, तो कभी भी किसी का काम डाल सकता है वो। बड़े साहब की एंट्री भी काफी कूल तरीके से दिखाई है। एवरीथिंग इज व्हाइट, एवरी सिंगल थिंग इज व्हाइट, बस उसकी बेडशीट्स जो है वो ब्लैक कलर की हैं। दिस वाज सर्टेनली अ चॉइस। और यहाँ पर जो उसके डायलॉग्स थे वो भी काफी केयरफुली लिखे हुए हैं, जो बताता है कि कितना सिनिस्टर नेचर है इस बंदे का। ऑल्दो जितनी भी रिपोर्ट्स या जितनी भी रिसर्च मैंने करी थी उस हिसाब से 26/11 में दाऊद का हाथ नहीं था, लेकिन ये मूवी इसी चीज के आसपास प्ले कर जाती है, जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सी चीजें होती हैं या फिर जो ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल भी है तो बहुत ऑब्सक्योर सी चीजें हैं, उनके साथ में ये मूवी खेल करके आपको अपना वर्जन दिखाती है। प्लस ये कन्वर्सेशन ना इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट फील हुई क्योंकि यहाँ पर जो दाऊद है वो बात करता है इकबाल से। अब हम लोग अगर ये सोच के चलते हैं कि मेजर इकबाल और दाऊद को खत्म करना क्यों हमजा के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, तो इस कन्वर्सेशन से उसका एक छोटा सा हिस्सा समझ में आता है। बेसिकली मेजर इकबाल आईएसआई का एक काफी डेकोरेटेड सोल्जर था। इतना ही नहीं, उसके साथ में वो जितने भी इंडिया में मिलिटेंट अटैक्स वगैरह होते थे या फिर जो भी लोग इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते थे, उन सब को ट्रेनिंग देने के लिए यही बंदा रिस्पॉन्सिबल था। वो स्टार्टिंग में कश्मीर से लेकर अमृतसर, केरला वगैरह बहुत सारी जगहों को मेंशन करता है। तो इस वजह से अगर आप उसी को निपटा दोगे तो वो जो मुरीदके में उनका एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है ना, वही खत्म हो जाएगा। और क्योंकि अब हमजा किंग ऑफ लियारी बन चुका है, उसका बच्चा हो चुका है, तो अब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहां से शुरुआत होती है गोस्ट ऑफ द पास्ट चैप्टर की, जो एक्चुअली मेरे लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि यहाँ पे हम लोग पिंदा को वापस आते हुए देखते हैं, जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो ड्रग एडिक्ट बन चुका है। एंड ये वाली सीक्वेंस काफी टेंस फील होती है क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसका पे ऑफ तो होगा। I mean, imagine this entire sequence playing out without पिंदा recognizing जसकीरत। मतलब अगर वो आता बिना पहचाने निकल जाता ना तो इस पूरी चीज का कोई मतलब ही नहीं बचता और तुम सोचते रहते कि इसको दिखाया क्यों। तो ये तो होना ही था। अब बस ये देखना था कि इस चीज को ये लोग हैंडल कैसे करते हैं, जसकीरत इस पूरी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलता है। एंड आई हैव टू से द वे दे हैव हैंडल्ड दिस एंटायर थिंग वाज मास्टरफुल। अब हमजा दाऊद से मिलके आया और वो समझ गया कि उसको निपटाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो काम बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर नहीं सकता जैसे दूसरों को निपटाने वाला है, तो वो आलम भाई से डाइमेथाइल मर्क्यूरी मांगता है। अब इसके बाद पिंदा का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर पिंदा कहता है कि मुझे पार्टी करनी है। एंड मतलब ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई तो नहीं गई कि उसने कब जसकीरत को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पार्टी की बात करता है ना और उससे कहता है कि हम तो देसी हैं, भाइयों के साथ करेंगे, तो वो भाई वर्ड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कि तब तक पिंदा उसको पहचान चुका था। खैर, तो इस पार्टी के टाइम पे हमको दिखाया जाता है कि आलम भाई जो है वो हमजा को अंगूठी देते हैं जिसमें डाइमेथाइल मर्क्यूरी है, लेकिन इसी मोमेंट पे जमील मामू आते हैं और वो इनको पकड़ लेते हैं कि भाई किस पे नजर रखनी है। सो दिस वाज बेसिकली सीनियर कमिंग इनटू जूनियर्स एंड टेलिंग देम कि भाई थोड़ा ध्यान रख लो, ऐसे ओपन में सब चीजें नहीं करते, पकड़े जाओगे। और फिर ये जो पूरी पिंदा वाली एक्शन सीक्वेंस थी ये भी काफी वाइल्ड थी क्योंकि यहाँ जसकीरत उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा। एवरीवन न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। जसकीरत को इस बात की उम्मीद नहीं थी, वो विजिबली शॉक्ड है और कंफ्यूज्ड है कि अब इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वो पिंदा को समझा करके पूरा मामला डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो पहले अपनी माँ की बात करता है, अपनी बहन की बात करता है। ही कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग कि वो दोनों अपने घर पे ठीक है। एंड देन ही ट्राइज टू डिफ्यूज द सिचुएशन क्योंकि उसको पता है कि वो पिंदा को मार तो नहीं सकता, मतलब उसे अपनी बहन के पास उस इंसान को वापस भेजना है। तो उसको कन्विंस करता है कि भाई तू ये ड्रग डील के लिए मना कर दे। बट पिंदा इज टू फार गॉन। इन लोगों की अच्छी खासी फाइट होती है एंड एक्सीडेंटली उसकी घड़ी गिरती है, घड़ी पे वो स्लिप करता है एंड ही डाइज। फिर आलम भाई का भी काफी अच्छा एंगल दिखाया। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये क्रिएटिव चॉइस बहुत बढ़िया थी कि इन लोगों ने इस चीज को छुपाए रखा। इसी हमजा जो आता है सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। हमको ऐसा लगता है कि वो अपने जीजा की मौत का दुख मना रहा है जो उसके बचपन का दोस्त भी है। लेकिन फिर हमको 2 गन शॉट सुनाई देते हैं जिसपे पहली बार में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया था। फिर लोग चीखते हैं, अंदर जाते हैं, वी एक्चुअली फाइंड आउट कि व्हाट हैपेंड। और ये ना बहुत ही इमोशनली सैड सीक्वेंस थी।
क्योंकि आलम भाई एक ऐसे कैरेक्टर थे जो मुझे लगा कि अनसंग हीरो टाइप का होता है ना, बट दैट इज व्हाट द मूवी इज अबाउट। अननोन मैन, अननोन गनमैन, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके कोई नाम नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर ये चीज अच्छी दिखाई है कि चौधरी असलम और उमर, उसकी वाइफ, ये जो भी लोग हैं, ये सब चीजें इन लोगों की नजर से बचती नहीं है। उन लोगों को सस्पिशन हो जाता है और यहाँ से जसकीरत के प्लान में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। मतलब इससे पहले तक ऐसा था ना कि उसके पास बहुत टाइम है और वो उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आराम आराम से लोगों को निपटाता जा रहा है, लेकिन दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट जहां से उसके लिए वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और अब उसे करना ही है। तो यलीना को इस मूवी में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला नहीं, लेकिन ये वाला मोमेंट थोड़ा ठीक लगा मुझे कि एटलीस्ट हाँ, वो डायरी बेसिकली हमजा की चेकऑफ्स गन थी। उसको इसीलिए रखा गया था कि कभी ना कभी यलीना को उसके बारे में पता चलेगा और उनका कन्फ्रंटेशन भी ठीक रहता है। फिर चौधरी असलम के साथ जो उन लोगों ने सीक्वेंस बनाई वो है सीरियस, लेकिन उसको जिस तरह से दिखाया इट इज काइंड ऑफ फनी। मतलब वो हवा हवा पे उसने पार्ट 1 में एंट्री ली थी, तम्मा तम्मा लोगों पे वो निकल गया। एंड यहां से वो जो उमर वाला कैरेक्टर है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा कन्वीनियंसी पे चला गया। मतलब चौधरी असलम की डेथ होती है 2014 में और हमजा के साथ जो कुछ भी हुआ, वो मेजर इकबाल को पता चलने वाली चीज वो 2024 के आसपास की है, क्योंकि वो जो अननोन गनमैन वाली पूरी एक्टिविटी है वो अगले 10 साल तक हमजा करता रहेगा। 2016 में हो रहा है डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद उरी वाला कांड, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स, एंड उसके बाद ये लोग अपने असैसिनेशंस को कैरी आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उमर जो है वो मोस्ट यूजलेस कैरेक्टर इन दिस इंटायर स्टोरी है। बंदा बस अगले 10 सालों तक बिना किसी इंसान या ऑफिसर को बताए सिर्फ सबूत इकट्ठा करता जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि इतनी सारी चीजें होती जा रही हैं और तुम्हें पता है कि सामने वाला कर रहा है। तो फिर एक वो आईएसआई वाला मेजर इकबाल उसको फ्यूनरल के टाइम पे बोलता भी है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो तुम 10 साल तक बस बैठे रहे। खैर, इसके पहले जो सन्याल साहब जो ऑपरेशन ग्रीन लीफ करते हैं, तो जब वो आपस में बात करते हैं ना, तब मैंने नोटिस किया कि वो लोग डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन इसके ऊपर डब करके इसको ऑपरेशन ग्रीन लीफ का नाम दिया गया। और देखो, ये चीज ना इन लोगों ने पार्ट 1 से सेटअप करी थी। हमें पता था कि जब इन लोगों ने खनानी को दिखाया है, फिर माधवन का कैरेक्टर सन्याल जो है वो ये चीज साफ साफ बोल रहा है कि इतनी फेक करेंसी आ रही है और आगे जाकर के हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो वी बेसिकली न्यू वेयर द मूवी वाज गोइंग विद दिस एंगल। तो यहाँ पर वो चीज उन लोगों ने दिखाई है, लेकिन फिर हमजा और रिजवान मिलकर के अपने असैसिनेशंस को कैरी आउट करते हैं। इन चीजों को काफी बढ़िया तरीके से बताया। ऑल्सो नोटिस की पहली बार में जब वो एक हिट को कैरी आउट करता है तो वहां पर क्लोज एड ऑफ हाफिज सईद लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब इसको चेंज करके दाऊद इब्राहिम कर दिया गया है। तो ऐसे करके मूवी में काफी सारे सटल चेंजेस हैं, जैसे एक दो मोमेंट पे गन के एसएफएक्स नहीं थे, मतलब सिर्फ तुमको विजुअल दिख रहा था कि गन में फ्लैश हो रहा है, लेकिन उसके पीछे से उसका साउंड इफेक्ट नहीं था, तो वो चीजें ऐड कर दी गई हैं अब। लेकिन इसमें भी जो जहूर मिस्त्री के साथ हुआ ना, वो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला वो देखकर। एंड जैसे ना मूवी बहुत सटल तरीके से हिंट करती है कि जहूर मिस्त्री ने अपना नाम चेंज कर लिया है, उसने फर्नीचर की दुकान खोल ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर गया, वो अभी भी ड्रग डीलिंग का काम करता है। पिंदा जब आता है तो उसको ड्रग्स के जो सैंपल देता है वो यही बंदा है। तो ऐसे में एक जो अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन फील हुआ मुझे, स्पेशली जब वो सन्याल साहब को कॉल करते हैं, वो उठाते हैं, वीडियो कॉल पे सारी बात होती है। इट वॉज पीक, मजा आया। प्लस उसकी डेथ के बाद ना एक बहुत ही छोटा सा मोमेंट है जहां पर हमें वापस वो हाईजैकिंग वाली सीन की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर सन्याल प्लेन से बाहर निकल के ही लाइट्स अप अ सिगरेट और तब समझ में आता है कि वो अब कन्विंस्ड है कि मुझे बदला लेना, मैं निपटाऊंगा इसको। जब होता है ना कि कन्विक्शन, वो तुम्हें इस वाली सीन में दिखेगा। फिर एक चीज और भी मैंने नोटिस करी कि इन लोगों ने फोरशैडोइंग पे काफी लीन किया है इस वाली सीक्वेंस में। जब हमको डाइमेथाइल मर्क्यूरी का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जब हमजा उसको प्रिपेयर कर रहा होता है, तो हमें बैकग्राउंड में वॉइस ओवर देते हैं कि ये है क्या चीज। और उसी मोमेंट पे ना एक डायलॉग है कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि उसको स्लो पॉइजन किया गया है, और तब हमें दाऊद दिखाते हैं। तो पहली बार में तो तुम सोच भी नहीं पाते, लेकिन दूसरी बार में ना ये फोरशैडोइंग बहुत ही क्लियरली विजिबल है। मतलब उसको जरूरत नहीं है स्लो पॉइजन करने की, अब उसके लिए स्लो पॉइजन फास्ट पॉइजन का काम करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लो पॉइजन है। खैर, फिर इसके बाद लास्ट में वो मुरीद के वाली पूरी एक्शन सीक्वेंस होती है। यहाँ पर बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। हमजा को पता है कि उसकी घड़ी टिक कर रही है, रिजवान ब्लास्ट करता है। एक्शन सीक्वेंस मैं बोलूंगा कि थोड़ी लंबी फील होती है, क्योंकि बाहर वाले जो भी एक्शंस थे उनके साथ में उतना इन्वॉल्व नहीं था। मैं इकबाल और हमजा की फाइट में ज्यादा इन्वेस्टेड था, जिसपे ये लोग थोड़ा ठीक ठाक टाइम देते हैं, बीच में फाइट इधर उधर भी होती है, लेकिन उसके एंड में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, मजेदार। यहाँ पर मेजर इकबाल कुछ ऐसी चीजें भी बोलता है कि कलमा पढ़वाऊंगा और ये सारी चीजें, तो दिस वाज एक्चुअली रियलिटी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें किया गया। लेकिन यहाँ पर हमजा वही सेम मनूवर का इस्तेमाल करता है जो उसने ट्रेनिंग में सीखा था रिजवान के खिलाफ में। और ये भी गजब की आयरनी है कि मेजर इकबाल की मौत उसके पिता जैसे ही होती है, एक तरल पदार्थ के अंदर, बिना टांगों के और चिल्लाते हुए।
और फिर जो लास्ट चैप्टर था ना, वो मैं कहूंगा कि मूवी का सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि हम लोग को पहले रास्पुटिन सुनाया जाता है उसमें अब पता नहीं, मतलब मैं थोड़ा ओवर थिंक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जब वो लाइन आती है ना, रा रा रास्पुटिन, तो उसमें हमें सन्याल दिखाए जाते हैं, विच मीन्स रॉ रॉ रास्पुटिन। आई थिंक आई एम ओवर थिंकिंग दिस वन, बट अच्छा था, ये पूरी सीक्वेंस मुझे अच्छी लगी। फिर हमजा उजैर को फंसा करके जब निकलता है, गाड़ी में बैठता है, एंड वी ऑल नो एजेंट 45 का रिवील। भाई अभी भी थिएटर में सीटियां पड़ रही हैं उस पर। इस पूरी सीक्वेंस में जैसी लाइट ऑन होती है तो आपका दिमाग पहले प्रोसेस नहीं कर पाता कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तुमको लगता है कि अच्छा ससुर जी फिर से बचाने आए, लेकिन फिर वो डोजा कैट का गाना बजता है, तो तुम्हारे दिमाग में ना द व्हील्स स्टार्ट टू टर्न, यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आता है अजय सान्याल का वो बहुत ही छोटा सा इनकॉन्सिक्वेंशियल डायलॉग, जिसके बारे में किसी ने भी बहुत ज्यादा सोचा नहीं, कि इन दोनों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिससे प्रोबेबली हमजा या जसकीरत कभी भी नहीं मिलेगा, एंड देन इट क्लिक्स फॉर यू। ये बहुत ही बेहतरीन मोमेंट था, एंड आई वुड से कि इस मोमेंट पे बेदी साहब ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया वो तो काबिले तारीफ था ही, लेकिन जिस तरह से रणवीर सिंह ने इस पूरे मोमेंट में प्ले किया ना, पहले वो बैठता है, लाइट ऑन होती है, वो अपने ससुर जी को देखता है, एंड देन ही स्टेयर्स, जैसे होता है ना कि तुम्हें कुछ पता चला और फिर तुम सोचने लगते हो, एंड फिर उसको वो मोमेंट क्लिक होता है, एंड देन ही रियलाइजेस कि ओ एजेंट 45। तो ये सारे एक्सप्रेशंस रणवीर सिंह ने, मुझे लगता है ना, यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली कैरी आउट किए, मतलब मजा आ गया वो देखकर मुझे। और फिर जब वो ऐसा होता है ना कि थक कर तुम पीछे बैठते हो और सब कुछ तुम एकदम क्लिक हो जाता है, एवरी पीस ऑफ पजल फॉल्स इनटू प्लेस, तो खुद कहता है चूतिया। एग्जैक्टली ये मेरा ही रिस्पॉन्स, दैट वाज मी देयर। एंड फिर एक बहुत ही अच्छा इमोशनल सा मोमेंट है, और फिर जब जसकीरत का कैरेक्टर जो है वो अपनी माँ के पास जाता है, वो जब मूव करता है तो तुम ये चीज समझ सकते हो कि उसकी बॉडी की एक एक मसल, एक एक फाइबर, एक एक सेल जो है उसमें दर्द हो रहा है, बट स्टिल ही गोज। और ये मोमेंट ना बहुत ही ब्यूटीफुली बिल्ड किया हुआ है, क्योंकि तुम लोग एंटिसिपेट करते हो, हम सब एंटिसिपेट करते हैं कि वो अपने परिवार से जाके मिलेगा, बट इट डज नॉट हैपन। और फिर जब मूवी वहीं पे रुक गई ना, तो मैंने इसको एक बार फिर से सब कुछ कॉन्टेम्पलेट किया, एंड आई रियलाइज कि हाँ, ये एक्चुअली में सही डिसीजन है, क्योंकि जसकीरत का अपनी माँ से मिलना, अपनी बहन से मिलना, उनकी लाइव्स को एक बार फिर से डिसरप्ट कर देना वुड एक्चुअली बी वेरी सेल्फिश। और एक इंसान जिसने अभी तक अपनी जिंदगी सिर्फ सेल्फलेस काम करते हुए ही बिताई है, इट डिड नॉट मेक सेंस, इट मेड जीरो सेंस फॉर हिज कैरेक्टर। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया चॉइस थी। उसने अपनी माँ बहन को देखा, उसे समझ में आ गया कि ये लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, मैं शायद अगर इनकी लाइफ में जाऊंगा तो उनको परेशान ही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड यू कैन नॉट सी, तुम अगर इमेजिन भी करते हो ना, तो तुमको जसकीरत एक रिटायर्ड लाइफ खेतों पे बिताते हुए नहीं समझ में आएगा कभी भी। ही बिलोंग्स इन द बैटलफील्ड, वो पिछले 20 सालों से वही काम कर रहा है, वो हार्डवायर हो चुका है उस पूरी चीज के लिए। और आखिरी वाला मोमेंट स्विमिंग पूल के अंदर जब वो पूरा कैमरा घूम के जाता है, तो वो इस पूरी चीज को सॉलिडिफाई कर देता है। बट या मैं इस पे रैंट करना बंद करता हूँ, बिकॉज आई फील कि हमने ऑलरेडी काफी बात कर ली है, एंड आई एम सेइंग ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन। बट या मेरे को एक्चुअली मूवी काफी पसंद आई। मैं जनरली किसी भी मूवी के स्पॉयलर्स वगैरह पे बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मूवी देखकर उसको एक्सपीरियंस करना अलग चीज है, बट आई वॉन्टेड टू टॉक विद यू गाइस अबाउट दिस एंटायर थिंग, एंड मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा तुम बताना, तुमने क्या क्या चीजें नोटिस करी, तुम्हें क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। आई वुड से कि हाँ, मूवी एकदम फ्लॉलेस नहीं है, मूवी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो एक कंप्लीट पैकेज, जब इसको देखकर मैं थिएटर से बाहर निकला, आई वॉज लाइक वेरी सेटिस्फाइड। दूसरी बार भी, आई एम श्योर मैं तीसरी बार देखूंगा तो मैं यही सेम फीलिंग को कैरी करूंगा, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। तो मिलते हैं अगले वाले में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टाटा।